हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूँ गरिमा और आज हम देखने वाले हैं साथ मिलकर 18 मार्च का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये करंट अफेयर्स इस पीडीएफ से ही पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ एज इट इज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों में आपको सेम करंट अफेयर्स काम आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अवार्ड्स से डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में भी और वनडे एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो ये अवार्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ों से कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो अवार्ड हैं 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ठीक, कौन सी 24 भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं तो वो हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो 8 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, एक तो वो है, साथ में इंग्लिश और राजस्थानी। तो ये 24 भाषाएं आपको ध्यान रखनी है कि जिनमें यह दिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, तो हमें उन सबके नाम नहीं याद रखने, जो कुछ मेन है, जो मेजर लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी में किसे मिला, इंग्लिश में किसे मिला। ठीक है, तो वो या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज है या किसी ऐसे व्यक्ति को मिला है किसी विशेष कारण के लिए, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें देखना है कि इंग्लिश में किसे मिला है। तो इस साल का इंग्लिश का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है नवतेज सरना को। ठीक है, ये कौन है? फॉर्मर एम्बेसडर हैं, पूर्व राजदूत रह चुके हैं, और इनका एक नॉवल है, एक उपन्यास है, क्रिम्सन स्प्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, हिंदी के लिए किसे मिला है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बहुत चांसेस है कि आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ममता कालिया को मिला है जीते जी इलाहाबाद के लिए। ठीक है, क्योंकि हम यूपी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली, तो यूपी के पेपर में ये पूछ लेगा कि जीते जी इलाहाबाद जो संस्मरण है उसके लेखिका कौन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है एक संस्कृत में किसे मिला है? तो संस्कृत में मिला है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। ठीक है, साधु भद्रेश दास, तो इन्हें मिला है। तो थोड़ा सा बस आइडिया रखना कि भद्रेश दास को मिला है प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष के लिए। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष। उर्दू में भी इम्पॉर्टेंट है, किसे मिला है? प्रीतपाल सिंह बेताब। ठीक है, सफ़र जारी है के लिए। ठीक, तो इन्हें ये इसके लिए मिला है। और पंजाबी में मिला है जिंदर को सेफ्टी किट के लिए। तो ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस थी जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको पंजाबी फिर भी छोड़ सकते हैं एक बार को, लेकिन जो ऊपर के 4 हैं, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी पता होना चाहिए और उर्दू भी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किन किन भाषाओं में मिला है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप एक बार बस पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के कि बहुत रेयर चांसेस होंगे कि सारे डीप में जाके पूछेगा कि किस किस को मिला है। तो आप बस एक बार हल्का सा स्किमिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कि अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। जैसा आपने देखा आईएएस में भी अवार्ड से क्वेश्चन आता है ना, कि वो उसकी स्थापना कब हुई और इस तरह से। तो इसकी स्थापना हुई है साहित्य अकेडमी अवार्ड की 1954 में। कौन देता है ये अवार्ड? तो साहित्य अकेडमी ही देती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उसके अंदर आती है ये राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। क्या क्या दिया जाता है इसमें? तो एक तामपत्र दिया जाता है। ठीक है, एक शॉल दी जाती है और कैश प्राइज है, नकद पुरस्कार 1 लाख रुपए का। ठीक, किसे दिया जाता है? तो जिसने भी अपनी भाषा के साहित्य में कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ठीक है, तो और एक बात ध्यान रखनी है, ये लेखक को दिया जाएगा, ना कि प्रकाशक को। ठीक है, तो जिसने वो पुस्तक लिखी है, प्रकाशित किसी ने भी की हो। ठीक, क्योंकि कई अवार्ड ऐसे होते हैं जो प्रकाशन को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और पहला हिंदी विनर कौन था? माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, 1955 में, बहुत फेमस कवि हैं, वो बहुत फेमस राइटर हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी। ममता कालिया को मिला है इलाहाबाद पे, उन्होंने फोकस किया, नाम में ही है ना, जीते जी इलाहाबाद, तो इलाहाबाद पर उनका ये संस्मरण है।
तो वो संस्मरण दिखाता है कि जो शहर की विरासत है ना, साहित्यिक विरासत, सामाजिक आत्मा, ठीक, तो उसका उल्लेख उसमें किया गया है बहुत अच्छे शब्दों में। ठीक है, तो इलाहाबाद वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो एक कह सकते हैं यूपी की जुडिशियल कैपिटल है ना, मतलब वहाँ का जो यूपी का हाई कोर्ट है वो लखनऊ में उसके कैपिटल में ना होकर कहाँ है, इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद को जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है, और संगम है इलाहाबाद, है ना। और अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, मे बी ये तो पता ही होगा। तो अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, और ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन होता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 24 भाषाएं है ना, 22 आपको बताई थी जो 8वीं अनुसूची है उसकी भाषाएं, प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि हिंदी में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसने जीता है, तो ममता कालिया, इनकी पुस्तक का नाम भी आ सकता है। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक 98th ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, 98 में अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं इन्हें। तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ इनका, तो लॉस एंजल्स में है, डॉल्बी थिएटर। ठीक, तो वहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये पूछ लेगा कि ऑस्कर अवार्ड्स का आयोजन, अकेडमी पुरस्कार कहाँ आयोजित किए गए, तो लॉस एंजल्स डॉल्बी थिएटर में इन्हें आयोजित किया गया है। और जो इसका होस्ट थे, जिन्होंने मेजबानी की थी, जो उसको होस्ट करते हैं, बताते हैं किसको क्या पुरस्कार मिला, तो कॉनन ओ ब्रायन। ठीक है, इन्होंने दूसरे साल इसकी मेजबानी की है। और कौन कौन जीता है ये, है ना, तो यहाँ से भी पुरस्कार ऑस्कर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक, तो ये है बेस्ट पिक्चर, पॉल थॉमस एंडरसन की मूवी है। फिर है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हीं को मिला है ना, जो इनकी मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, उसी के जो डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन, उन्हें ये क्या मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो सिनर्स मूवी, उनके जो एक्टर हैं माइकल बी जॉर्डन, उनको मिला है ये बेस्ट एक्टर, और ये उनका पहला ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, जो अभिनेत्री हैं, तो उनका अवार्ड किसे मिला है, तो हैमनेट मूवी और उसकी जैसी बकली। ठीक है, तो जैसी बकली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। सपोर्टिंग एक्टर, है ना, सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी किसे मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर के सियान पेन। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो देखो बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना, तीनों किसको गए हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड गया वीपन्स मूवी की एमी मैडिगन को। ठीक है, और इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसे घोषित किया गया है, नॉर्वे की सेंटिमेंटल वैल्यू। ठीक, तो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें ना ऐतिहासिक हुई हैं, हिस्टोरिक हुई हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे एक सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार दिया जाता है कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड, तो इस बार का पुरस्कार मिला है ऑटम डुरल आर्काबाव को। ठीक है, तो ये जो आर्काबाव है सिनर्स मूवी है, तो उसकी जो सिनेमेटोग्राफर हैं ऑटम ड्यूरल आर्काबाव, तो वो ऐसी पहली विमेन बन गई हैं, पहली महिला हैं जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के सभी पुरस्कार पुरुषों को प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। कास्टिंग के लिए पहली बार अवार्ड दिया गया है, पहली बार ये श्रेणी जोड़ी गई है 98 ऑस्कर में, कास्टिंग की श्रेणी। और ये अवार्ड किसे, अब आपसे पूछ लेगा है ना कि कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई, तो कास्टिंग ध्यान रखना है। और ये जो इनॉग्रल अवार्ड था, मतलब पहला ही अवार्ड, ये किसे गया है, ये गया है कैसेंड्रा कुलोकोंडिस को। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक, तो आप देख ही रहे हैं कि वन बैटल आफ्टर अनदर को कितने सारे प्राइजेस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे एक टाई हुआ है इनके बीच में, ऑस्कर की हिस्ट्री में 7वीं बार है ऐसा टाई, है ना, कि एक ही पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। तो बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गया है
10 सिंगर्स को और 2 पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा। ठीक, तो इसको गया है बेस्ट ऑस्कर का, सॉरी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी का अवार्ड। और के पॉप की जो सॉन्ग है गोल्डन है ना, यहाँ से क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये जो के पॉप मतलब कोरियन पॉप है ना, कोरियन पॉप जो ऑस्कर जीतने वाला अवार्ड है, पहली बार उसने मतलब जीता है। और कौन से सॉन्ग को मिला है, कौन से कोरियन सॉन्ग को मिला है, तो गोल्डन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और इसे पहला ऐसा मूल गाना बना है कोरियन पॉप का जिसे ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो कौन सी मूवी का है, तो डेमन हंटर मूवी है, के पॉप की डेमन हंटर। तो उसके गोल्डन गाने को क्या मिला है, हमें यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक, अगर हम भारत की बात करें तो क्या भारत को भी कोई अवार्ड मिला? नहीं, भारत को कोई अवार्ड नहीं मिला। भारत की एक आधिकारिक प्रविष्टि थी, पहले एक मतलब भारत की ऑफिशियल एंट्री थी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में होम बाउंड। ठीक है, जिसका नीरज गायवान जो हैं उन्होंने जिसको डायरेक्ट किया था, टॉप 15 तक पहुंची, लेकिन फिर उसके बाद टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई, फाइनल उसमें नहीं जगह बना पाई। ठीक है, लेकिन हाँ इंडियन अमेरिकन कनेक्शन को देखें तो एक और अमेरिका की गीता गंभीर है ना, भारतीय मूल की हैं, तो उनकी 2 नॉमिनेशंस हुए थे उस डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, द डेविल इज बिजी एंड द परफेक्ट नेबर। ठीक, तो हालांकि उन्हें भी कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उनका नॉमिनेशन हुआ था, भारतीय मूल की हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भारत को प्रेजेंट कौन कर रहा था, तो जो प्रियंका चोपड़ा है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनास, तो उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि 98th ऑस्कर के हिस्टोरिक माइलस्टोन क्या क्या थे। तो पहला AI जनरेटेड फिल्म बनी, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला उसे, नहीं। बेस्ट फर्स्ट वेमेन वॉन बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है ना, ये हमने देखा कि सिनेमेटोग्राफी में पहली बार किसी महिला को अवार्ड मिला है। ठीक, इंडियन फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, नहीं। एनिमेटेड फिल्म को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, नहीं। तो आंसर बन रहा है हमारा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रेजेंस इन 98 ऑस्कर। क्या इंडिया ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जीता? नहीं। क्या इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था? नहीं, हमने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन फिल्म शॉर्टलिस्टेड बट नॉट नॉमिनेटेड इन फाइनल 5, तो ये ठीक है ना कि शॉर्टलिस्ट तो हुई थी, लेकिन लास्ट अंतिम 5 जो थे उनमें वो जगह नहीं बना पाई। इंडिया ने होस्ट की थी सेरेमनी, नहीं, लॉस एंजल्स में हुई थी है ना, तो ये इसका आंसर बनेगा सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मूवीज से कि उनके एक्टर वगैरह भी मैचिंग के तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो शिवालिक और नंदा देवी 2 LPG टैंकर हैं, वो भारत पहुंचे थे LPG लेकर। ठीक है, तो ये है क्या, ये स्पेसिफिक शिप्स हैं ना, कॉमर्शियल LPG टैंकर्स हैं। तो देखो पहले थोड़ा सा इशू जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये है हमारा वेस्ट एशिया है ना, वेस्ट एशिया में ये ईरान और ये इजराइल, इन दोनों के मध्य चल रहा है युद्ध, और इनके युद्ध के बीच में आ गए हैं ये सब भी चपेट में, लेबनान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहराइन, कतर, UAE है ना, ओमान, ये सब इन सब पे ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, इन सब पे भी जो है बमबारी हो रही है, ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। अब भारत को इससे क्या लेना देना है ना, तो भारत का लेना देना है, क्यों है इसे समझते हैं कि यहाँ देखिए ये जो एक छोटा सा चौक पॉइंट सा दिख रहा है आपको, ये है हॉर्मुज की जल संधि। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पहले देखा था कि खार्ग आइलैंड है एक, है ना, जिसपे अमेरिका अटैक करने की योजना बना रहा था, और अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया। उसके जवाब में ईरान ने क्या करा, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट कर दिया, मतलब अब वो यहाँ से शिप्स को यहाँ जाने नहीं देगा। ठीक है, बंद कर दिया इस मार्ग को। ऐसा ईरान क्यों कर रहा है? ऐसा ईरान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनकी सारी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इसी खाड़ी देशों में जो तेल है ना, तेल, गैस, उन पर खड़ी हुई है।
ठीक है। तो ब्लॉकेट कर देगा तो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है। तो अब भारत में क्रिएट हो गया एलपीजी संकट, क्योंकि हमारे यहाँ पे तकरीबन जो भी आयात की जाती है गैस उसका 90% खाड़ी देशों से ही आता है ना, 1% गल्फ से ही आता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब हमारे देश में एलपीजी नहीं पहुंच पाएगी और संकट क्रिएट हो गया। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बातचीत की ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनसे और कहा कि भाई हमारे कुछ टैंकर्स हैं जिसमें यूएई से गैस आनी है, तो उनको आने दिया जाए। ठीक, तो 2 टैंकर्स थे, एक का नाम है शिवालिक, ठीक, शिप है एक्चुअली, तो शिप है उसमें टैंकर है वो लेकर आएंगे, और दूसरा है नंदा देवी। तो ये 2 टैंकर जो हैं उनको ईरान ने इजाज़त दे दी है और इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास किया। ठीक, तो उसको पार किया। तो ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है ना, कि ईरान भी हमारा दोस्त है दूसरा, और उसने दूसरे देश से आ रहे हमारे टैंकर को मंजूरी दे दी कि निकलने दिया। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा। हम देख लेते हैं, अब इसमें कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। तो शिवालिक, नंदा देवी नाम है, एलपीजी लेकर आ रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध के कारण इस पे ब्लॉकेड हो गया है। तो भारत में जो भी एलपीजी आती है, आयात करते हैं हम, है ना, उसका 90% इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और जो जितना क्रूड ऑयल आता है उसका 40%। तो जैसे ही ये ब्लॉकेड होगा तो हमें क्या होगा, हमें परेशानी होगी। ठीक, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बात की ईरानियन एम्बेसडर से, ईरान के राष्ट्रपति से, और यहाँ पे जो हमारे एस जयशंकर हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ईरान के एम्बेसडर से बात की। ठीक है, तो और भारत ने उसको ऑपरेशन संकल्प के तहत एक सेफ पैसेज, जो इंडियन नेवी है उसने इन दोनों शिप्स को एक सेफ पैसेज प्रदान किया, मतलब प्रोटेक्शन दिया, है ना, कि इन पे कोई अटैक ना हो जाए। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प ध्यान रखना है। ऑपरेशन संकल्प के तहत जो भारतीय नेवी है वो शिप्स को, वाणिज्यिक शिप्स को आने जाने में मदद करती है और उनको इस तरह के जो खतरे हैं, रिस्क हैं, उससे बचाती है। ठीक है, 2019 में ये ऑपरेशन हुआ था। उस समय पे पायरेसी के लिए हुआ था, है ना, जो पायरेट थे वो जहाज़ों को रोक लेते थे, लेकिन अब युद्ध के कारण हुआ है। ठीक है, उस समय भी इसका नाम ऑपरेशन संकल्प था, आज भी ऑपरेशन संकल्प है। ठीक, तो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एक एनर्जी चॉक पॉइंट है, तो ठीक है, इंडिया 90% एलपीजी इंपोर्ट करता है, ठीक है, यहाँ से, है ना, ब्लॉकेड का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा भारत की सप्लाई पे, नहीं, हम देख ही रहे हैं, है ना, तो 1 और 2 सही है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस को कनेक्ट करती है, तो मैंने बताया गल्फ में है तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करेगी। ठीक है, मैप आपको बार बार देखना है। मैं इसी टॉपिक पे कम से कम लास्ट 8-10 दिन में 4 से 5 मैप दिखा चुकी हूँ, है ना, तो आपके माइंड में सारे कंट्रीज रट जाने चाहिए, कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है, वो कौन सा चॉक पॉइंट है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन नेवी जो इन टैंकर्स को एस्कॉर्ट करती है उस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ठीक, अगला है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज। ठीक है, 2026 का ये कॉन्फ्रेंस है। कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो जैसे उसके नाम में है ना, कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में रहने वाली फिशेस के लिए तो किसी कोल्ड जगह पे ही हुआ होगा, तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो शेर कश्मीर एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है श्रीनगर में, वहाँ पर हुआ। किसने आयोजित किया इस कॉन्फ्रेंस को, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, हमारा मत्स्यन मंत्रालय, उसका मत्स्यन विभाग, ठीक है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया। क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, देखो क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारी नॉर्मल फिशेस जहाँ पे होती हैं, ठीक है, वो इलाके प्रभावित हो रहे हैं। तो हम ऐसी जगहों को भी तलाश रहे हैं, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ेगा ना, तो जल का तापमान, आपने देखा कि जल में रहने वाले जीव ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो तापमान का प्रभाव उन पर ज़्यादा होगा।
तो हमारे फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि जो मत्स्य पालन है वो कम हो जाएगा, मत्स्यन कम हो जाएगा, और जो लोग फिश खाते हैं या फिश एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके आजीविका पे संकट आ सकता है। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, नई नई चीज़ें तलाश रही है कि हम इसके क्या और अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ठीक, तो अब क्या है, देखो अगर इन वाटर्स में तापमान बढ़ रहा है ना, और फिशेज उतनी प्रोडक्टिविटी से नहीं हो पाएंगी, तो अब हमें और कोई रास्ते तलाशने हैं। तो हमने कहाँ देखा, यही वाला ठंडे इलाके है ना, जो हिमालयन इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, ये पश्चिमी घाट में जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे भी है ना, तो जो हमारा कोल्ड वाटर फिशरीज है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना कि हम कैसे उनका विकास करेंगे, है ना। तो इस पे चर्चा के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई और कुछ बातें इसमें से निकल कर आई। एक तो मॉडल गाइडलाइन दी गई, ठीक है, कि आपको अगर कोल्ड वाटर में फिशरीज को डेवलप करना है, मछलियों को डेवलप करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, ताकि सभी लोग उन्हें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करें और अच्छे से मैनेज कर पाएँ चीज़ों को। फिर एक नेशनल विजन 2030 का इसको बताया है और कहा है कि जो कोल्ड वाटर स्पेशीज़ हैं जैसे ट्रॉट, महसीर, अब जैसे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि कौन सी मछली की प्रजाति कोल्ड वाटर स्पेशीज़ है, ठीक है, या जो है शीत का मतलब शीत जल की मत्स्य प्रजाति है ना। तो यहाँ पे आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ट्राउट और महसीर। ठीक, तो ये कहा गया है कि इनका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है 2030 तक कोशिश की जाएगी कि उसको दुगना कर दिया जाए। ठीक है, एक्वा पार्क बनाए जाएंगे जिनमें इन मछलियों को पाला जाएगा, है ना। एक एक्वा पार्क की घोषणा की है कोकरनाग अनंतनाग में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो वहाँ पे ये इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ठीक, इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें पूरी वैल्यू चेन होगी, जैसे ब्रूड स्टॉक, ठीक, और मतलब सभी चीज़ें जो भी हमें चाहिए वो सब यहाँ पे होंगी, हेचरीज होंगी, मार्केट मतलब आपने मछली को वहीं पे पालना है, बड़ा करना है और फिर वहीं से मार्केटिंग भी हो सकती है उसकी, ना, और कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा इस स्कीम में, 2299 करोड़ रुपए का। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे किसके तहत किया गया है, तो सरकार की एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक, तो इनसे क्वेश्चन आता है, इसे देखेंगे अभी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, मत्स्यन में भारत का एक स्टेक पूछ सकता है, कितना शेयर है। तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक, तो ध्यान रखना है कितनी मछली उत्पादित करते हैं हम, विश्व में जितनी उत्पादित होती है उसका 8%। ठीक, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज कहाँ आयोजित हुई है, तो श्रीनगर में। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन बना है इस पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, है ना, क्योंकि इस योजना की चर्चा हुई और जैसा कि आप जानते हैं, आपने अगर पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिया है, तो जो भी स्कीम्स हैं वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, 2020 में, ईयर भी याद रखना है ना, मैचिंग में ईयर काफ़ी आ रहे हैं। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो तो वो ईयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कौन सी योजना कब शुरू हुई। ठीक, तो 2020 में शुरू हुई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। कोविड ईयर था ना, तो आत्मनिर्भर भारत आया था उस समय पे, तो उसमें इस योजना को लॉन्च किया गया था। पहले 5 साल के लिए थे कि 2020-21 से 24-25 तक चलेगी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 26-27 तक कर दिया गया है। ठीक है, बजट कितना है, 20,050 करोड़ रुपए। ठीक, अभी तक हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है फिशरीज सेक्टर में सरकार की ओर से। ठीक है, नोडल मंत्रालय आपको पता ही होगा कि फिशरीज मत्स्य पालन मंत्रालय होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अभी जो प्रोडक्शन करते हैं वो है 13.7 MMT, ठीक, मिलियन मीट्रिक टन। तो इसको बढ़ाकर कितना कर देना है, 13 से 22। ठीक, तो लगभग दोगुना, मतलब दोगुना नहीं कह सकते पूरी तरह से, ठीक, लेकिन हमें 22 मिलियन मीट्रिक टन इसका उत्पादन करना है। कब तक, 24-25 थी, लेकिन अब उसे और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है,
एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक, अभी अगर हम 1 हेक्टेयर में एक्वाकल्चर करते हैं, मछलियों को पालते हैं, तो 3 टन मछली उत्पादित होती हैं। तो सरकार का कहना है कि नहीं, 5 टन होनी चाहिए, तब हम चीन जैसे देशों को compete कर पाएंगे। ठीक है, जो पर कैपिटा डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, अभी एक व्यक्ति औसतन 5 किलो मछली जो है कंज्यूम करता है। ठीक है, उसे बढ़ाकर 12 किलो करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि भारत की बहुत बड़ी आबादी वेजिटेरियन है ना, तो वो लोग नहीं, ये एक एवरेज है। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हमें इस सेक्टर में मिनिमम 9% की इकोनॉमिक ग्रोथ लानी होगी। फार्मर की इनकम को डबल करना होगा, दोगुना करना होगा। ठीक है, जो मछली पालन करते हैं ना, उन्हें भी फार्मर ही कहते हैं। ठीक, यहाँ पे फिश फार्मर्स, ठीक है, या मछुआरे, हिंदी में तो आसान है मछुआरे, इसमें फिश फार्मर्स। तो एक्सपोर्ट अर्निंग की अगर देश में ज़्यादा मछली अगर जो है कंज्यूम नहीं हो रही है, तो फिर उसको एक्सपोर्ट करो और कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए तुम्हें एक्सपोर्ट से कमाने हैं। ठीक, और ये सब करने के लिए क्या करना होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्या मछली को निकाल तो लिया है ना पानी में से, लेकिन अब आप उसे बहुत लंबे समय तक रख नहीं सकते, वो तो खराब हो जाएगी, है ना। तो ये जब हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको प्रबंधित कैसे करें, तो उसको प्रबंधन को करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो लॉस हैं, जो हमें नुकसान होता है हर साल, उसको कम कर सकते हैं। अभी तकरीबन जो मछुआरे हैं उन्हें 20 से 25% का घाटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर मछली नहीं बिकी तो वो खराब हो जाएगी। ठीक, तो सरकार का कहना है कि इसे 25% से घटा के लगभग 10% करना चाहिए। ठीक, इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो दोनों ही। इसमें कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ कंपोनेंट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आते हैं और कुछ कंपोनेंट्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आते हैं। जो सेक्टर स्कीम है उन्हें केंद्रीय क्षेत्रक योजना भी कहते हैं। उनमें 100% फंडिंग कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे, है ना, तो वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, स्पॉन्सर्ड मतलब सरकार ने स्पॉन्सर की है, लेकिन बाकी तो पैसा राज्यों को भी लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट को शेयर किया जाता है राज्यों और केंद्र के बीच में मिलकर। ठीक है, तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं और उनके लिए 90% सरकार देगी, 10% वो राज्य स्वयं देंगे, और जो बाकी में है उनमें 60-40। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि 60-40 हो, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्कीम में, तो अलग अलग भी हो सकता है थोड़ा। ठीक है, तो आपको बस हल्का सा आइडिया रखना है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वो दोनों ही क्या करेंगे, कॉस्ट शेयर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है एक कंप्लीट या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं। हमने देखा कि कुछ इसके जो भाग हैं, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आते हैं ना, और कुछ किस में आते हैं, स्पॉन्सर्ड स्कीम में आते हैं। इसका उद्देश्य है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को घटा के 10% करना। तो ठीक है, अभी 25% है, उससे घटा के कितना करना है, 10%। नेक्स्ट क्या है कि एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी को 5 टन पर हेक्टेयर बढ़ाना है ना, अभी कितनी है, ये 3 टन है। ठीक, तो ध्यान रखना है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, आंसर क्या बनेगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा घटक मुख्य रूप से आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं को संबोधित करता है। ठीक है, कि जो प्राइमरीली एड्रेस इनएफिशिएंसी इन द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आनी है उनको कैसे, कौन समाधान करेगा। इंक्रीज फिश प्रोडक्शन टारगेट, क्या मछलियाँ बढ़ाने से सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई चेन क्या होती है कि उसने जहाँ पे तुमने उत्पादित किया और जो कंज्यूमर है ना, तो उस तक जो भी पहुँचाने में जितनी चीज़ें लगती हैं, ठीक है, उसमें मार्केट लगेगा, उसमें लॉजिस्टिक लगेगा, जो कुछ भी लगता है, ठीक है, गोदाम लगेंगे, तो वो है हमारी सारी सप्लाई चेन। ठीक है, तो क्या हम फार्मर्स के फिशेस के प्रोडक्शन को बढ़ाकर सप्लाई चेन को दुरुस्त कर सकते हैं, तो नहीं, है ना, ये गलत हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और कोल्ड चेन, अगर हम जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन है ना, कि अब हमने मछली निकाल तो ली पानी से, अब उसको ठंडी जगहों पे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखें, है ना, कोल्ड चेन। ठीक,
तो अब तो वो पहुंच जाएगी ना कंज्यूमर तक, है ना। तो ये एक सही लग रहा है कंपेयर टू ए। एक्सपोर्ट प्रमोशन कर दो तो ये इतना सटीक नहीं बैठ रहा, और सब्सिडीज दे दो ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट टॉपिक है मिडिवल एज का एक गजपति इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से मिला है। तो देखो एक और बात होती है, सीधे सीधे मान लो नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि रिसेंट में एक तेलुगु इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ से मिला है। लेकिन आपको ना गजपति पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है हिस्ट्री में, ठीक। आपने देखा होगा कि इतिहास में कई बार ऐसा होता है, देखो हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं वो आपको आसानी से याद होते हैं, है ना। जैसे कि आपको मौर्यन याद होंगे, जैसे कि मुगल याद होंगे, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपका हाथ थोड़ा सा कमजोर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतने कॉमन नहीं है। जैसे कि उनमें से एक है ये गजपति, ठीक। तो अब क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि मानो गजपति डायनेस्टी से ही क्वेश्चन आ गया। अब आप सोचोगे कि इतनी हजारों डायनेस्टी हैं हिस्ट्री में, हम कहाँ तक याद कर पाएंगे। तो सारी आपको हर समय याद रहेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जैसे गजपति आ गई तो अब आपको क्या करना है, इस साल के लिए गजपति महत्वपूर्ण हो गई, ठीक। तो अब जब आपको एग्जाम में जाना है तो गजपति को अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। तो एक नया, तो गजपति डायनेस्टी एक्चुअली है कहाँ पे, तो ये मतलब कहाँ पर थी, तो उड़ीसा की डायनेस्टी है। लेकिन इसका जो वो मिला है हमें इंस्क्रिप्शन मिला है, वो मिला है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उड़ीसा में नहीं मिला, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। और तेलुगु का इंस्क्रिप्शन है, मतलब तेलुगु भाषा में लिखा है, उड़िया भाषा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु ही बोली जाती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में भी अगर हम स्पेसिफिक जगह देखें तो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है एक, ठीक। तो वहाँ पे रामचंद्रपुरा अग्रहारम जगह का नाम है और गुंटूर सिटी का नाम है, ठीक। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो ये, अदरवाइज बस आंध्र प्रदेश ध्यान रख लो, ठीक है। कितना पुराना है, तो 16वीं शताब्दी का है ये, करीब 1215 या 1512 या 1515 के अराउंड है। कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखता है, ये गजपति डायनेस्टी का है, ठीक। उड़ीसा में थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में भी ये देखी गई थी, ठीक है। किस रूलर का इसमें अभिलेख मिला है, मतलब किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। 1497 में थर्ड रूलर हैं ये सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी के। तो प्रताप रुद्रदेव का इसमें उल्लेख है, और इसमें कहा गया है, मतलब उसमें इंस्क्रिप्शन है ना, तो कुछ लिखा हुआ है, तो किसके बारे में लिखा है ये देख लिया हमने, प्रताप रुद्रदेव के बारे में। अब क्या लिखा है, तो बताया है कि उन्होंने जो है एक लैंड ग्रांट की थी, दान किया था टेम्पल को, मंदिर को, ठीक है। तो मंदिर को भूमि दान की थी, और ये बता रहा है कि जो राजा है वो कितना अच्छा काम किया उसने, है ना, कितना पुण्य का काम किया, ठीक। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ बताता है, और जो मेन चीज उसमें बताई है कि गजपति और विजयनगर के बीच में चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। तो जो हमारे प्रताप रुद्रदेव हैं और कृष्णदेव राय, ठीक है, तो ये दोनों आपस में झगड़ते थे। तो यहाँ से देखो एक और बात भी होती है, आपसे टाइमलाइन का क्वेश्चन आ सकता है ना। अब मानो आपसे पूछ लिया कि गजपति में जो प्रताप रुद्रदेव हैं वो कौन से समय के थे, ठीक है, कि आपको दे देगा कि 1515, 1415, 1615, 1715, है ना। अब आपको नहीं पता है, आपने इतना डीप में तो नहीं पढ़ा था या ध्यान नहीं रहा, जो भी रीज़न हो, लेकिन आपने करंट अफेयर्स में ये पढ़ा है कि जो प्रताप रुद्रदेव थे वो कृष्णदेव राय से लड़ते थे, है ना। और जो कृष्णदेव राय हैं उनकी चर्चा किसने करी है, बाबर ने करी है, ठीक है। और बाबर किस समय आया था हमारे यहाँ, 1526 में आया था, ठीक। तो इसका मतलब इससे एग्जैक्ट मिलता जुलता आंसर क्या है, 1515, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक तुक्का लगाया, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि एक आउट ऑफ द बॉक्स तुक्का लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं किया, एक लॉजिकल वे में सोचा,
ठीक, एक एक स्टेप करके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस तरह से भी काम में आ सकती है आपको अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है ये इंस्क्रिप्शन? तो तेलुगु लैंग्वेज है और तेलुगु ही लिपि है उसकी। ठीक, और गजपति डायनेस्टी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है कपिलेंद्र देव। ठीक, सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी कही जाती है। जो गंग थे, है ना, ईस्टर्न गंग, उनके जाने के बाद कौन आए? गजपति आए। गजपति का मीनिंग क्या होता है? गज माने हाथी, पति माने उनका स्वामी। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स या हाथियों का स्वामी। ठीक, तो जब ये युद्ध करते थे ना तो इनकी हाथियों की बड़ी सेना थी, तो उनके नाम पे इनका नाम पड़ा गजपति। ठीक है, और रिलीजियस इनका सिग्निफिकेंस देखें तो जो उड़ीसा में है तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है ना, तो उसके बहुत बड़े संरक्षक थे। वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े विशाल गोपुरम क्या होते हैं? जो एंट्री गेट्स होते हैं ना, मंदिर में जाओगे तो सबसे पहला जो गेट मिलता है मंदिर के अंदर जाने का वो सजा हुआ होता है ना, तो वो गोपुरम मंडप, उनको इन्होंने सजाया था। ठीक है, उनका संरक्षण किया था। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो देखो हमने अभी देखा ना ईस्टर्न गंग के बाद आए थे ये। ठीक है, गजपति, तो गंग ने बनाया था सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, गंग शासकों ने। ठीक है, तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, तो उसका भी संरक्षण किसने किया? आगे जाके गजपतियों ने उसका संरक्षण किया। ठीक, फिर क्या होता है? प्रताप रुद्रदेव एक महान राजा होते हैं उस डायनेस्टी के, और हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा महान राजा की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से उस डायनेस्टी का पतन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये शासन अंत होने लग गया प्रताप रुद्रदेव राय की मृत्यु के बाद, है ना, प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु के बाद। तो ये वंश कमजोर हो गया और फिर यहाँ पे भोई वंश आया और फिर उसके बाद कुतुबशाही के आक्रमण हुए। ठीक, तो इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, बस थोड़ा आइडिया। गजपति कहाँ थे? उड़ीसा वाले इलाके में है। जो उनका एक राजा जो फेमस है प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो उसका नाम ध्यान रखना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय से झगड़ता था। ठीक, तो ये हल्की फुल्की बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मेडिवल गजपति इंस्क्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड इन, कहाँ पे मिला है ये हमें? आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें मेघामलाई में 9 नई प्रजातियां मिली हैं। ठीक, तो मेघामलाई क्या है? मेघामलाई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, किस एजेंसी ने इनकी डिस्कवरी की है, खोज की है? तो नाम ध्यान रखना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी एक ब्रांच है, एक सेंटर है, रीजनल सेंटर चेन्नई में, उसने इसकी खोज की है। ठीक, कैसे की है? तो 2018 से लेके 22 तक एक सर्वे कराया गया। ठीक है, तो उस सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट था उसको इश्यू किया गया, तो उसमें 9 नई प्रजातियां देखने को मिली। ठीक, तो टोटल 977 स्पेशीज थी, उनमें से बाकी की जो स्पेशीज थी वो तो पहले से परिचित थी, लेकिन 9 जो थी वो विज्ञान के लिए एकदम नई थी, उन्हें पहले नहीं लिखा गया। अब वो 9 कौन कौन सी हैं उनके नाम वो मैंने हटा दिए लिस्ट से ना, वो कहीं नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, जबरदस्ती में नोट्स को कॉम्प्लेक्स करने से भी क्या ही फायदा है। ठीक है, याद तो आपको ही करने हैं ना, तो अगर ऐसा हो कि मैं आपको भर भर की चीज़ें दे तो दूँ लेकिन आप याद ही नहीं कर पाओ। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर लाइन में या तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है और नहीं तो ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे ढूंढ रहे होते हैं ना, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बच्चे बहुत शौक से ढूंढते हैं, तो या तो वो होंगी या फिर बहुत काम की चीज़, कोई भी हार्डली कोई लाइन होगी जो बेवजह इसमें लिखी रहती हो। ठीक, तो आपको बहुत ध्यान से इन नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे काम का क्या है, तो ये पूछ लेगा मेघामलाई कहाँ पे है ना, या उसके बारे में अगर कोई विशेषता है तो मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु। ठीक, तो तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये मिलती है। मेघा माने मेघ है ना, बादल, और मलाई माने माउंटेन, तो बादलों जैसे माउंटेन है इस तरह से। ठीक, तो वेवी, देखो वेवी जैसे वेव होती है ना तरंग, तो तरंग जैसा माउंटेन है ना, तो इसलिए इसे वेवी माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
और यहाँ पर एक ये जो मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक टाइगर रिजर्व का पार्ट है। तो टाइगर रिजर्व का नाम है, आपको ध्यान रखना है, श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, SMTR। ये हमारा 51वां, ठीक है, 51वां हमारा टाइगर रिजर्व है। और अगर हम इनकी लोकेशन देखें तो देखो ये आगे बढ़ाएं तो ये केरला बन गया, ठीक। तो यहाँ पर है हमारा, ये तो देखो आ गया मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक। यहाँ पे आ गई है अन्नामलाई, ठीक। फिर अन्नामलाई से नीचे ये वाला जो रीजन है ये है मेघामलाई का, ठीक है, श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई। तो जैसे आपको बताया थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है, तो यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में, आंसर बनेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली रिपोर्ट जारी हुई है किस पर, तो नागोया प्रोटोकॉल को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने उस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। हस्ताक्षर करने से हमने कहा कि हम इस रिपोर्ट को इस प्रोटोकॉल को मान रहे हैं। अब हमारे कहने मात्र से ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि हमने मान लिया, हमें उस एजेंसी को बताना पड़ेगा, ठीक, कि हमने इसको नागोया प्रोटोकॉल के लिए क्या क्या किया है। तो उसको बताने के लिए हमने क्या इशू की है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो पहली नेशनल रिपोर्ट है, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको ध्यान होगा अर्थ समिट होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, ठीक है, कब होता है 1992 में। इसमें से 3 चीजें निकल के आती हैं मेन, UNFCC, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर आता है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और फिर आता है UNCCD, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। तो ये 3 कन्वेंशंस हैं, ठीक है। अब इस बीच वाली जो CBD है, जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है, इसमें इसको लागू कराने के लिए एक और इसमें प्रोटोकॉल आया, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, ठीक है, किसका एग्रीमेंट है ये, UNCBD का। कब अडॉप्ट किया गया, 2010 में, नागोया जापान में, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है, हमने जिस स्थान पे उस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया होता है उसी स्थान का नाम जो है वो एग्रीमेंट का नाम बन जाता है, ठीक है। और ये उसमें आया, स्वीकृत कब से हुआ, लागू कब से हुआ, तो 2014 से लागू हुआ, 2010 में साइन हो गया था। लेकिन ऐसा होता है ना कि लगभग इतने प्रतिशत, आधे से अधिक देश साइन करेंगे तब जाके लागू होगा। तो 2014 में वो कंडीशन पूरी की थी और फिर ये लागू हुआ है। क्यों, नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है ना, क्या करता है, तो ये है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। अब क्या है, देखो इसको मैं आसान भाषा में बताऊं तो मान लीजिए कि थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे तुलसी का पौधा है, ठीक है, हर घर में उगता है। और अब क्या हो कि तुलसी के पौधे को, तुलसी को के पत्तों को चाय में डाल के बनाया जाता है और उससे जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं या सर्दी जुकाम है तो वो ठीक हो जाता है, ठीक। तो ये पूरे उसमें चला आ रहा है ना। तो ऐसे कुछ पौधे हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि जो इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटी है वो उनका उपयोग कर रही है। लेकिन क्या हो कि कोई बड़ी कंपनी आए है ना और उसे अचानक से तुलसी में कोई ऐसे औषधीय तत्व मिल जाए, ठीक है, जो हमें भी पता था लेकिन हमने उनका कभी पेटेंट वगैरह नहीं कराया, और वो कंपनी क्या हो, वो पेटेंट करा ले उन चीज़ों का, उससे कोई और दवाई बना दे और फिर हमारे ज्ञान को यूज़ करके वो क्या कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। और हमें उसने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो इसके लिए ये लाया गया नागोया प्रोटोकॉल कि जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो ज्ञान है, अगर कोई कंपनी उनके ज्ञान को यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बना रही है जिससे उसे फ़ायदा हो रहा है, तो
उसका शेयर मतलब उस फायदे को किसके साथ शेयर करना पड़ेगा, उसके फायदे को उन आदिवासी समूहों के, स्थानीय समूहों के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, है ना, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनसे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्हें एक फेयर मैनर में, एक न्याय संगत रूप से बाकी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी शेयर किया जाए। ठीक, अब आता है भारत ने अपनी पहली रिपोर्ट में क्या कहा। भारत ने कहा पहले तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं। भारत 17 मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है और भारत पहला ऐसा मेगा डाइवर्स कंट्री है जिसने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मतलब हम जो विश्व के 17 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देश हैं उनमें एक देश भारत भी है। ठीक है, लेकिन बाकी किसी ने ऐसी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। हम ऐसे पहले देश हैं जो बता रहे हैं कि देखो हमने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए क्या क्या किया है। तो हम बता रहे हैं उन्हें UNCBD को कि हमने एक जो संस्था का ढांचा है वो तैयार किया है। तीन तरह की संस्थाएं हैं, ऐसे ध्यान रखना है, ABC। ठीक है, ए से सबसे ऊपर केंद्रीय स्तर पर अथॉरिटी, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। फिर राज्यों के स्तर पे है बी से बोर्ड, तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाए हैं, हर राज्य में होंगे ये, है ना। ये वो सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में जैव विविधता बनी रह रही है या नहीं, उसका संरक्षण हो रहा है, कोई खतरा तो नहीं है, ये चीज़ें सुनिश्चित करेंगे। और सी से है कमेटी, तो सबसे निचले स्तर पर लोकल लेवल पे होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी कम्युनिटीज़ के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको नोट करा जा रहा है ना, कि ताकि ऐसे बायोपायरेसी को रोका जा सके। और जो ABS समझौते हैं, हम बहुत से देशों के साथ और कंपनियों के साथ ABS समझौते करे हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, कि अगर आपके देश का कोई या वो कंपनी कुछ हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करती है, नॉलेज को यूज़ करती है, तो उसको बेनिफिट शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमने आसान कर दी हैं ईज़ ऑफ डूइंग, नॉट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, कि डिजिटल इंटीग्रेशन। अब आपको ABS चाहिए तो E-फाइलिंग, बस एक फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल पे आसानी से ये किया जा सकता है। ठीक है, अगर क्योंकि हम यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो यूपी की अगर कुछ बात देखें तो यूपी का भी एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। कब स्थापित हुआ? 2006 में। हाल ही में यूपी ने सारस स्क्रीन को, ठीक है, कंजर्व करने, आपने देखा होगा सारस स्क्रीन को कंजर्व करने के लिए सारस सर्किट बनाया है ना, तो उस सारस स्क्रीन को संरक्षित कैसे करें, तो उसमें लोकल कम्युनिटीज़ कैसे हेल्प कर रही है। और जो थारू ट्राइब है तराई रीजन की, उसका जो भी पारंपरिक ज्ञान है तो उसको नोट कर रही है किसमें, PBR बना के, जो रजिस्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से नहीं है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है। ठीक है, दूसरा है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को डील करता है। सही है, 2014 में अडॉप्ट हुआ था, सही है। और इट इंश्योर्स बेनिफिट एंड शेयर विद द लोकल कम्युनिटीज़, तो तीनों ही सही है ना, कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग भी है यहाँ पे, और अपनाया गया, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, अपनाया नहीं गया था, है ना, लागू हुआ था 2014 में, 2010 में अपनाया गया। ओके, तो सेकंड पार्ट हमारा गलत हो गया है और थर्ड ठीक है, तो आंसर बनेगा हमारा A1 और 3। ठीक, नेक्स्ट है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को कौन सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है, कि ट्रेड के प्रॉफिट को शेयर करना हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि एक सामान को दूसरी जगह भेज रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। ठीक, यहाँ पे तो हम बस वो जो इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको सीख रहे हैं। शेयरिंग बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, ये सही रहेगा, तो आंसर बनेगा B। उत्तर प्रदेश सरकार का एक नया कार्यक्रम आया है, एक नया प्रोग्राम, क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूपी कैंप कहा जा रहा है इसे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत नाम से स्पष्ट है ना, क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि अब यूपी में जो है स्वच्छ हवा पे गौर किया जाएगा।
तो देखो यूपी के लिए बहुत अच्छी बात है, हम यूपी को बनाने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा गोल है, ठीक। ऐसे में अगर वो इकोनॉमी हमने प्रदूषण करके बनाई तो फिर मजा नहीं आने वाला है ना, वो सस्टेनेबल नहीं होगी, ठीक। तो सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं कि जो हमारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है वो सततता के साथ सुनिश्चित किया जाए, सस्टेनेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे एग्रीमेंट नहीं कर सकती, तो भारत की ओर से भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार, इन तीनों ने साइन किए हैं। वर्ल्ड बैंक हमें क्या देगा, लोन देगा, कितना, $299.66 मिलियन का, ठीक है। लगभग 250 करोड़ का लोन दिया जाएगा, 10 साल में मैच्योर होगा, इसको हमें 10 साल में चुकाना है। और नोडल एजेंसी कौन है, क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है। काम क्या करेगा, बहुत सारे सेक्टर्स पे काम कर रहा है, तो जो इतने सारे पैसे मिलेंगे उनसे लगाए जाएंगे मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एयर की क्वालिटी कैसी है उसको जांचना पड़ेगा ना, तो मॉनिटर लगाने पड़ेंगे, तो वो एयर को चेक कर करके हर समय बताते रहेंगे कि अब एयर क्वालिटी अच्छी हो रही है, अब खराब हो रही है, ठीक है। तभी तो सरकार कोई कदम उठा पाएगी। अगर हमें पता ही नहीं कि एयर क्वालिटी कैसी है तो फिर हम क्या ही कदम उठाएंगे, ठीक है। अब पता चला कि खराब है ना, तो ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन कि अब जो पेट्रोल डीजल से जो बसेस चल रही हैं उनको हटा के ई बसेस है ना, इलेक्ट्रिक बसेस, और जो 3 व्हीलर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक। और कहाँ से आता है प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन आता है इंडस्ट्रीज से, है ना, जो उद्योग हैं, तो उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक। उनको कहा जाएगा कि भाई पुरानी तकनीकें छोड़ो, ये बहुत ही प्रदूषण फैला रही हैं, आप क्या करो, नई तकनीकों को अडॉप्ट करो और इसमें हम आपको सहयोग करेंगे ना। सरकार सब्सिडी दे सकती है, फंड दे सकती है, लोन दे सकती है, लेट्स सी कि आगे का मॉडल क्या रहेगा, अभी इतनी ही जानकारी है इसमें। महिलाएं कैसे प्रदूषण फैलाती हैं, जो महिलाएं चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, है ना, चूल्हे पे खाना पकाती हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि भाई चूल्हे की जगह पे क्लीन कुकिंग फ्यूल को यूज़ करो, एलपीजी गैस को यूज़ करो। और फार्मर्स को कहा जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाने के लिए कि आप जो एफिशिएंट फर्टिलाइज़र यूज़ करो, ठीक है। अगर आप खराब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो उससे गैसों का उत्सर्जन होता है और हवा क्या होती है, खराब होती है उसकी स्थिति, ठीक। तो ये सब कुछ काम किए जाएंगे। ये जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, ऐसा नहीं है कि एक नए प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड बैंक हमें पहले से ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रखा है उसने इंडो गंगेटिक प्लेन में, हिमालयन फुटहिल्स में, तो उसी के तहत इसको फिर से लॉन्च किया गया, ठीक। ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 1 ट्रिलियन का जो विजन है हमारा। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूपी कैंप है उसका फाइनेंस कौन कर रहा है, कौन मदद कर रहा है हमारी। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है एक ब्लैक क्रेन, काफ़ी समय से चर्चा में है ना, लास्ट 7-8 दिन से लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो ब्लैक क्रेन क्या है, रेयर डेंजरस एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, पर्यावरण से संबंधित है। इसमें क्या होता है, रेनफॉल होता है ना, रेन है तो रेनफॉल होगा, और ब्लैक है तो ब्लैक कलर की रेनफॉल होगी। तो ब्लैक कैसे होता है उसका रंग, डार्क कैसे हो जाता है, तो डार्क होता है, ऑयली होता है, टॉक्सिक है ना, विषैला होता है, ठीक। विषैला किस वजह से होता है, हैवी कंटेमिनेशन, ठीक, कि जो रेडियोधर्मी कण हैं, ठीक है, या कालिक है, बहुत भारी मात्रा में, आपने देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे कि जब कोई मिसाइल गिर रही है तो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है ना। तो ये सारी उन चीज़ों की वजह से वो ऑयली हो जाता है, टॉक्सिक विषैला हो जाता है और डेंजरस हो जाता है, ठीक है। ऐसा स्मोक कब देखा गया था, 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, और अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी जापान पे, उस समय देखा गया था इस तरह का स्मोक, ब्लैक स्मोक, और अब देखा गया है, ठीक है, सॉरी, ब्लैक क्रेन, ठीक। तो और उसके बाद अब देखेगा ये, ठीक। इसको क्या कहते हैं, ये ब्लैक क्रेन होती किस वजह से, एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजिंग, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है,
जब भी जैसे कोई बम फटेगा या एक्सप्लोजिव फटेगा तो क्या होगा कि बहुत बड़ी संख्या में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पूरे आकाश में फैल जाएंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही पानी की बूंदें आई ना, उन पानी की बूंदों ने एज एन स्पॉन्ज की तरह काम किया और उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। स्पॉन्ज क्या होता है, जैसे स्पॉन्ज को पानी पे रखो तो वो सारा पानी सोख लेता है ना, तो सेम ऐसे ही वर्षा की बूंदों ने वो जो कालिख थी, है ना, जो मौजूद जो स्काई में ऑलरेडी मौजूद गंदगी थी, तो उसके लिए क्या करा, उसके लिए एक तरह का स्पॉन्ज की तरह काम किया और उसको सोख लिया, ठीक है, और स्वयं क्या हो गई, काले रंग की हो गई, ठीक। तो ध्यान रखना है ये। तो तेहरान में देखी गई है काली रेन। और नुकसान क्या है भाई, बहुत नुकसान है। रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, श्वसन में परेशानी हो सकती है, केमिकल बर्न फील हो सकता है त्वचा पे, कैंसर का भी रिस्क है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ब्लैक रेन किसकी वजह से होती है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन साइकिल की वजह से नहीं, एटमॉस्फेरिक स्कैवेंजिंग की वजह से, हाँ, है ना, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसरो और एम्स ने एक MOU साइन किया है कि दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, स्पेस मेडिसिन, ठीक है। तो स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो भी मेडिसिन चाहिए, ठीक, तो उनको बनाया जाएगा। इसके लिए इसरो और एम्स ने न्यू दिल्ली में एक MOU पे साइन किए, ठीक। तो अभी क्या है, हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज नहीं रहे थे, है ना, अंतरिक्ष में, तो हमें ऐसी दवाइयों की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अब गगनयान मिशन है, ठीक है, तो अब गगनयान में अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनेगी, है ना। तो और ऐसा होगा कि जब हमने एक मिशन एक बार भेजा है तो अब हम हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको समय समय पर क्या होगा, अंतरिक्ष में भेजते रहेंगे। तो अभी तो हो सकता है कि हम और कहीं से ऐसे स्पेस मेडिसिन को अरेंज कर लें, लेकिन भविष्य के लिए भारत को अपनी मेडिसिन बनाना काफ़ी आवश्यक है। तो इसमें क्या है, क्या लक्ष्य है इसका, क्या उद्देश्य है इसका, इस MOU का, तो एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी, है ना, जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लौट के आए, गगन यात्री लौट के आए, तो उसके लिए चाहिए कि वो बीमार ना पड़े, है ना। तो उनके लिए ऐसा कुछ मेडिकल प्रोटोकॉल्स या काउंटर मेजर्स उनको बताना, ठीक। इसके अलावा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो लोग भेजे जाएंगे उस अंतरिक्ष स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे, तो वो इतने लंबे समय तक वहाँ पे रुक पाएँ, तो उनकी बॉडी को तैयार करना उसके लिए, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करना, ठीक, ये भी इसका लक्ष्य है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसरो और एम्स के बीच में MOU हुआ है, किस लिए हुआ है, तो स्पेस मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है, आंसर रहेगा बी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहले ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है मयंक चक्रवर्ती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है। ये चेस के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो ये चेस से जुड़े हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या कोई एथलीट, ओलंपिक के एथलीट ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उनका नाम पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। तो इन्हें चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं ये, गुवाहाटी असम के रहने वाले हैं, 16 वर्ष के हैं, 8वां टूर्नामेंट खेले थे स्टॉकहोम में, स्वीडन में, ठीक है। भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक। फाइनल राउंड में इन्होंने एक स्वीडन के व्यक्ति हैं फिलिप लिंडग्रेन, ठीक है, उनको हराया है इन्होंने। और इनकी जो फिडे रेटिंग है वो कितनी है, 9 में से 7, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बस यही पूछा जाएगा कि मयंक चक्रवर्ती किस खेल से संबंध रखते हैं ना, कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, तो 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, वो पहले ग्रैंड मास्टर हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से, सही बात है। उन्होंने इंडिया में अचीव किया नहीं, स्वीडन में, है ना, ये प्रतियोगिता कहाँ हो रही थी, स्वीडन में। और उन्होंने 2500 एलो जो रेटिंग होती है, थ्रेशोल्ड होता है, उसको कंप्लीट किया, यस कंप्लीट किया है, तो आंसर बनेगा 1 एंट्री ए।
आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल से नवरात्रि है, सभी आप लोग नवरात्रि की तैयारियों में लगे होंगे और जल्दी ही ईद भी आने वाली है। तो आप सभी को ये जो त्योहारों का सीज़न है उसके लिए आपको काफ़ी शुभकामनाएं। और ऐसे ही त्योहारों के सीज़न में आपको अपना रिदम नहीं तोड़ना है, पढ़ाई का रिदम बनाकर रखना है। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।